वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक जो हमने जनरल एंट्रीज सीखी थी, उस जनरल एंट्रीज़ में हमने सिंपल एंट्रीज सीखी, कंपाउंड एंट्रीज़ करी, बैड डेट से रिलेटेड एंट्रीज़ करी थी, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करी थी, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स करी थी, फिक्स्ड एसेट्स वाली हम कर रहे थे और करते करते लास्ट में हमने इसको ख़त्म भी किया था। बस इसमें एक टॉपिक बचा हुआ है, वो मैं करवा देता हूँ अभी। आज हम करवाएंगे एक फुल सेटलमेंट वाली और एक एडजस्टमेंट वाली। फुल सेटलमेंट में क्या होता है और एडजस्टमेंट में क्या होता है, ये सीख लेंगे, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स वाले को मैं फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक क्विक रिवीजन पिछले लेक्चर की लेके आना और उसके बाद से डायरेक्ट हम इस लेक्चर पे आ जाएंगे, ठीक है। अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं आगे। तो हम कर रहे थे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स में हम क्या कर रहे थे कि हमने एक चीज़, ये एक और रूल देखा था हमने प्रीवियस, हमने 3 गोल्डन रूल्स देखे थे। इसके साथ हमने एक ये मॉडर्न अप्रोच देखी थी। मॉडर्न अप्रोच में क्या था, डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस या लॉसेस का होता है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज़ और इनकम्स का होता है, या फिर गेंस का होता है, ठीक है। हम इतना याद रखेंगे, डेबिट बैलेंस एसेट्स और एक्सपेंसेस का होता है, क्रेडिट बैलेंस लाइबिलिटीज़ एंड इनकम्स का होता है। क्लियर है। इसमें हमने ये बताया था कि भाई अगर किसी चीज़ का डेबिट बैलेंस है, उसको बढ़ाने के लिए हमें और डेबिट करना पड़ेगा और कम करने के लिए उसको उल्टा क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी चीज़ का क्रेडिट बैलेंस है तो उसको बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा और कम करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे प्लस माइनस का होता है, यहाँ पे एग्जांपल ली थी हमने, ठीक है। तो अब आ जाती है ट्रांजेक्शन जो हम कर रहे थे रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। वहाँ पे एक चीज़ आती है, देखो जब भी हम फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं ना, फिक्स्ड एसेट्स में एक टर्म आती है रिलेटेड टू डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ एन एसेट, वेयर एंड टेयर ऑफ एन एसेट्स। देखो इसका मतलब क्या होता है, आप मान लो आपने कोई भी एक गाड़ी ली, 1 लाख की आपने गाड़ी ली है, ठीक है, और आपको लगता है कि ये गाड़ी 10 साल चलेगी, ठीक है। तो ये गाड़ी 10 साल चलेगी, तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें इसको, हम जब डेप्रिशिएशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। फिलहाल के लिए समझने के लिए हम इतना सा कर लेते हैं, 1 लाख की हमारी गाड़ी है, 10 साल चलेगी, तो पर ईयर हमें कितनी कॉस्ट पड़ी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें पता चलता है यहाँ पे 10,000 पर ईयर की हमें ये पड़ती है। यानी कि जो हमारी गाड़ी है वो साल में हमें इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, 10,000। तो अगर मैं बोलूँ कि भाई 1 साल मैंने इसको यूज़ कर लिया, सेकंड ईयर में इसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं बोलूँगा भाई 10,000, 1 लाख की चीज़ है, 10,000 की यूज़ हो चुकी है, तो 90 की भी जो बची है, तो ये जो 10,000 जो यूज़ हो चुका है इसको हम बोलते हैं डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, वेयर एंड टेयर ऑफ एन एसेट, यानी कि कोई भी चीज़ का फटना या घिसना, उसको हम डेप्रिशिएशन बोलते हैं। या फिर इसको एक और हम बोल सकते हैं, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, ठीक है, वेयर एंड टेयर ऑफ एन एसेट, या हम इसको बोल सकते हैं रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लो कि जैसे अब आप कोई भी मोबाइल लेते हैं, जैसे आईफोन है ना, तो आईफोन हम लेते हैं, तो जैसे अगर स्टार्ट में वो 1.5 लाख का मिल रहा होगा, तो जैसे एक नई सीरीज़ लॉन्च होती है तो इसकी वैल्यू लगभग 1 लाख के आसपास आ जाती है, 60-70 हज़ार बन जाती है, ठीक है। तो वो जो वैल्यू रिडक्शन होगी वो भी डेप्रिशिएशन ही बोली जाएगी, ठीक है। यानी कि जो भी हमारी वैल्यू में, जो भी किसी एसेट की वैल्यू में रिडक्शन होती है उसको डेप्रिशिएशन बोला जाता है सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब यहीं पे आ जाते हैं इस लॉजिक पे। देखो जो मशीन होती है या बिल्डिंग है, इस तरीके की चीज़ें हमारे लिए एसेट्स होती हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कैपिटल इन नेचर है, ठीक है। तो एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, भाई एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास एक मशीन थी 1 लाख की, और हमें लगता है कि अब हमने क्या किया, उसको 10% से वो डेप्रिशिएट हो गई, ठीक है। जैसे यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिशिएशन अगर हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो 10,000 आता है, 10% आता है। जैसे 10,000 की डेप्रिशिएशन है और 1 लाख का एसेट्स है, तो अगर परसेंटेज में देखा जाए तो हमारे पास ये 10% आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखा जाए तो रिड्यूस हुई कितनी, 10% के साथ, ठीक है। तो मशीन जो होती है हमारे लिए, मशीन हमारे लिए एसेट होता है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है ना, और इसकी वैल्यू कम हो गई तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब डेप्रिशिएशन की बात करें तो डेप्रिशिएशन एक किस्म से हमारे लिए लॉस है, क्योंकि हमारी 1 लाख की चीज़ थी, अब वो 90 की रहेगी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लॉस हो गया एक किस्म से, है ना। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज हमें पता है नॉमिनल का रूल है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डेप्रिशिएशन को करेंगे डेबिट, डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे डेबिट, क्योंकि भाई ये हमारे लिए एक किस्म से लॉस हो गया, ठीक है। 2, भाई क्या हुआ, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे।
ठीक है, टू मशीनरी या कोई भी ये जो एसेट है, ठीक है। तो जितनी की भी ये रिड्यूस हुई है उतना हम यहाँ पे लिख देंगे। डन। तो ये होगी हमारे पास ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। एक कॉमन सी ना एक एंट्री थी पीछे कि जैसे यहाँ पे एक ना एक एंट्री थी, किसी ने शायद पूछा था मेरे से, तो यहाँ पे कोई कंफ्यूज हुआ था कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स मैंने पढ़ाया था, ठीक है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स में क्या है कि हमारे पास क्या है कि मैंने बताया था कि अगर हमारे पास परचेज़ करें हम गुड्स को, ठीक है, तो अगर गुड्स आएँ तो हम परचेज़ अकाउंट लिखते हैं, और अगर वापस चले जाएंगे खरीदे हुए तो परचेज़ रिटर्न लिखते हैं, ठीक है। और अगर बेचे तो सेल्स लिखते हैं, और अगर वापस आ जाए तो सेल्स रिटर्न लिखते हैं, ठीक है। या इसको रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने बताया था ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स में कि गुड्स अगर हमारे पास बढ़ते हैं तो अगर कम होते हैं तो वो कम किस कारण से होते हैं, या तो सेल से या फिर परचेज़ रिटर्न से, है ना। दो ही कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास गुड्स कम होते हैं। इन दो के अलावा अगर किसी थर्ड रीज़न से हमारे गुड्स कम होते हैं तो हम क्रेडिट में परचेज़ लिखते हैं, है ना, पिछली क्लास में मैंने बताया था। तो अब यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन आती थी कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, तो यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन थी गुड्स गिवन एज चैरिटी। चैरिटी क्या है, मतलब हमने एक किस्म से दान कर दिया। देखो हमारे गुड्स गए हैं, हमारा लॉजिक बिल्कुल भी नहीं डगमगाएगा। हम क्या करेंगे, क्रेडिट में परचेज़ ही लिखेंगे, क्रेडिट में परचेज़ लिखा जाएगा और डेबिट में हम लिखेंगे चैरिटी। चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे, या फिर हम पूरी की पूरी ये लाइन भी लिख सकते हैं, गुड्स गिवन एज चैरिटी टू परचेज़, ठीक है। तो ये किसी बच्चे का था तो ये हो गया डाउट क्लियर, ठीक है। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, यहीं से आप कॉमन सेंस लगा लेना कि सेल्स और परचेज़ रिटर्न के अलावा किसी थर्ड रीज़न से अगर हमारे गुड्स कम होते हैं तो क्रेडिट में परचेज़ ही आएगा और डेबिट में वो रीज़न लिख देंगे। क्लियर है। तो ये भी हो गया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे हो गए। बाकी हम अभी इसके आगे वाली जो क्लास आएगी उसमें मैं जर्नल एंट्रीज डिस्कस करूंगा। जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं पूरी पीडीएफ लेके आऊँगा और मैं एंट्रीज़ को बोल के डिस्कस करूँगा, आप कॉपी पेन लेके बैठना और उसको उतारते जाना साथ साथ में, ठीक है। तो जिसने पहली वाली क्लासेस लगाई होंगी उसी को वो अगली वाली क्लास समझ आएगी, ठीक है। क्योंकि वैसे एक एक एंट्री करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो इतना टाइम मेरे को लगता है कोई भी वेस्ट नहीं करना चाहेगा अपना। तो आप क्या करना कि उसको सीधे सीधे उतारते जाना, ठीक है। तो देखो भाई, अब फिक्स्ड एसेट्स वाली हमारी होगी। फुल सेटलमेंट वाली 1 मिनट बात कर लेते हैं, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है, एक कहानी की तरह समझते हैं इसको भी। जैसे हम बाज़ार जाते हैं ना मम्मी पापा के साथ या मम्मी के साथ जाते हैं स्पेशली जब, तो हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं। हमने सामान खरीद लिया, ठीक है, दुकानदार ने पैसे बना लिए, दुकानदार ने पैसे बनाए 10,000, ठीक है। अब जब पैसे देने की बारी, मम्मी ने बोला मैं 8,000 ही देना है, तो मम्मी ने फाइनल कितना बोल दिया कि 8,000 ही देने हैं भाई, इतने ही देने हैं, ठीक है। अब ये हो गया फुल सेटलमेंट वाला केस कि एक किस्म से हमने क्या कर दिया कि भाई फुल सेटलमेंट में दे दिया। तो मैं एक ट्रांजैक्शन, एक पूरा सिनेरियो बना देता हूँ जिससे पूरी चीज़ें समझ आ जाएँ, ठीक है। तो जैसे मैं बोलूँ कि हमने क्या किया, गुड्स सोल्ड टू राम, हमने राम को 10,000 का सामान बेचा, ठीक है। फिर सेकेंड एंट्री बना लेते हैं, हमने बेचा था, राम रिटर्न गुड्स, कितने रिटर्न कर दिए इसने, मान लो 2,000 किसने रिटर्न कर दिए, ठीक है। फिर थर्ड में हम लिख लेते हैं, राम पेड 7,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, यानी कि उसने अपने जो उसका खाता चल रहा था हमारे पास, उसने उसके पूरे के पूरे उसने बोला कि भाई मैंने इतने ही पैसे देने अब, ठीक है। तो इस एंट्रीज़ को कैसे रिकॉर्ड करेंगे हम, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हमने सामान बेचा है तो हम लिखेंगे भाई राम को डेबिट करेंगे क्योंकि पैसा तो दिया नहीं, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो हमने सेल करी उसको, कितने की करी, 10,000 की, ठीक है। ये पहली एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, नरेशन आप खुद लिख लोगे, ठीक है। सेकेंड एंट्री का हम बनाएंगे, भाई इसने गुड्स रिटर्न कर दिए, तो गुड्स रिटर्न हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न टू राम, कि भाई राम ने हमें 2,000 का सामान क्या कर दिया, वापस कर दिया, ठीक है। आप प्रॉपर गोल्डन रूल अप्लाई करते चलना, रिसीवर गिवर, ठीक है। और यहाँ पे पर्सन का, नॉमिनल का पर्सन का, ठीक है। ये रिवर्स करी हुई एंट्री, ठीक है। इसके बाद से अब देखो,
अब इस बंदे से हमने कितने पैसे लेने, देखो 10,000 का सामान बेचा, 2,000 वापस कर गया, टोटल हमने देखा जाए नेट इससे 8,000 लेना है, ठीक है। पर ये हमें कितने दे रहा है, 7,000। अब 1,000 रुपये कहाँ से गया, वो हमारे लिए लॉस हो गया, तो वो डिस्काउंट गिना जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले कैश कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये अकाउंट का मतलब बैंक नहीं है, खाता होता नहीं, जैसे बोलते हैं हम हमारा खाता चलता है, जैसे हमने कहीं पे अगर उधार लेते हैं किसी से तो हम बोलते हैं यार पराधा खाता चलता है ना, तो वो भाई का जो खाता चलता है वही खाता है, ये इसको अकाउंट बोलेंगे, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट 7,000, ठीक है। टू, हमने लेने किससे थे पैसे, राम से, राम से 10,000 लेना था, 2,000 का वापस कर गया सामान, पीछे बचा 8,000, तो 8,000 का इसका अकाउंट हमें ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि डेबिट क्रेडिट तो उसका मैच करना ही है। तो ये आ गया डिस्काउंट एलो, ठीक है। डिस्काउंट एलो कैसे हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने लेना था बंदे से 8,000 पर दिया उसने हमें 7,000, तो 1,000 का हमें नुकसान हो रहा है, जो नुकसान होगा तो वो डिस्काउंट एलो की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। फिर से समझ लो 10,000 का सामान था बेचा हुआ, ठीक है, जिसमें से 2,000 का वापस आ गया, पीछे लेने 8,000, 8,000 की जगह 7,000 मिला, 1,000 का नुकसान हो गया, ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर हम इसी के साथ देखें कि भाई ये तो सेलर था, ठीक है, जो परचेज़र था उसके लिए क्या होगा, अगर परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने परचेज़ करा, नाम हम फिर से राम ही रख लेते हैं, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट कर देगा, परचेज़ अकाउंट डेबिट करेगा कितने के साथ, 10,000 का सामान बेचा उसने, ठीक है। टू किसको बेचा, राम को बेचा, ठीक है, राम ही रख रहा हूँ मैं नाम इस बार भी, ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब सेकंड पे अगर रिटर्न कर दिया हमने तो भाई क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, राम को डेबिट करेंगे। टू, परचेज का उल्टा क्या होता है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे 2,000 का सामान रिटर्न कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे थर्ड वे देखो, यहाँ पे हमने सामान बेचा था तो हमें पेमेंट मिलनी थी, यहाँ पे हमने ख़रीदा है राम से, ठीक है, तो हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, राम को हमने 10,000 से क्रेडिट किया था, 2,000 का सामान हमने इसको वापस कर दिया, अब नेट हमने उसके 8,000 देने हैं। मान लो हमने उसको बोला तुम्हें 7,000 ही देंगे हम, ठीक है। तो भाई राम का अकाउंट हम करेंगे कितने से, 8,000 से, भाई देना कितना था 8, दिया कितना 7, हमें फ़ायदा हो गया कितने का, हमें इस टाइम पे डिस्काउंट मिला है कितने का, 1,000 रुपये का, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, परचेज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या है कि अल्टीमेट लास्ट में हमारा फाइनल अमाउंट कितना है, ठीक। तो ये ट्रांजैक्शन थी जिसमें फुल सेटलमेंट वाला था, है कुछ भी नहीं है, ये कॉमन सेंस की बात है, बट फिर भी कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, तो मैंने पहले ही करा दिया ये, ठीक है। इसके बाद से हमारे पास अब लास्ट पड़ता है एडजस्टमेंट एंट्रीज, ठीक। एडजस्टमेंट एंट्रीज ध्यान से पढ़ना क्योंकि यही पूछी जाती हैं ज़्यादातर और इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, ठीक। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या होती है हमारी, बस 4 टाइप की हमारी एडजस्टमेंट एंट्री है। मैं एक पहले फ्रेम बनाऊंगा, उस फ्रेम के हिसाब से हम देख लेंगे कि क्या हमने अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात हमें याद रखनी है, डेबिट बैलेंस किसका होता है, एसेट्स का और एक्सपेंसेस का, और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, लाइबिलिटीज़ या फिर इनकम्स का, ठीक है। अभी आप फिलहाल इसकी एंट्रीज सीख लेना कि एंट्रीज बनानी कैसे हैं, ठीक है। जब एक्चुअल में प्रैक्टिस करेंगे तब इसको और क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये याद करना है जितना से मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या आती है, देखो प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि हमने पहले एडवांस में किसी को पैसा दे दिया, ठीक है। सेकंड बात होती है हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि हमने किसी का पैसा देना था और हमने अभी तक नहीं दिया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आपने किसी से काम करवा लिया बट आपने उसको अभी पैसे देने हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ गया इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने इनकम कमा ली हुई है, हमने काम करके दे दिया हुआ है बट हमें पैसा नहीं मिला अभी तक, ठीक है। या इसको दूसरे वर्ड्स में क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, क्या बोलते हैं, एक्रूड इनकम, ठीक है। फिर फोर्थ नंबर पे हमारे पास आता है इनकम
रिसीड इन एडवांस, यानी कि हमें किसी ने एडवांस में पैसा दिया। ठीक है, ये 4 टाइप की मैंने चीज़ें लिखी हैं। क्या क्या लिखी हैं? सबसे पहले क्या है हमारे पास? प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि हमने पैसा देना है पर हमने दिया नहीं है। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीड, हमने काम करके दे दिया बट हमें अभी पैसा नहीं मिला हुआ है। इनकम रिसीड इन एडवांस, हमें किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया। ठीक है, तो 4 टाइप की ये हमारे पास सिचुएशंस हैं। ठीक, जब भी हम इसको कभी भी कैटेगराइज करेंगे तो सबसे पहले आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। एसेट्स मैंने क्या बोला था? एनीथिंग दैट गिव्स अस फ्यूचर बेनिफिट्स। ठीक है, फ्यूचर में जो चीज़ हमें बेनिफिट देगी वो हमारे लिए एसेट है। लाइबिलिटीज़ क्या है? लाइबिलिटीज़ हमारे लिए ऑब्लिगेशंस, या फिर हमारे पे क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर हम पे क्या है? जो भी क्लेम्स वगैरह हैं। ठीक है, यानी कि हम पे जिम्मेदारी है। डन। अब देखो, प्रीपेड एक्सपेंस, हमने किसी को एडवांस में पैसा दे दिया, अब फ्यूचर में हम उससे काम करवाएंगे तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है, यानी कि फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा। हमने पहले पैसा दे दिया, फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा, तो हमारे लिए एसेट है। और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। सेकंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि हमने किसी का पैसा देना है, हमने काम करवा लिया, हमने पैसा देना है। अगर हमने पैसा देना है तो हमारे लिए लाइबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्लिगेशन है। देखो, ये आप किसी में से कोई हो सकता है कोई ऐसे सोच रहा हो कि हमने किसी का पैसा देना, हम नहीं देंगे। तो भाई बिजनेस क्या करता है? भाई लॉन्ग टर्म के लिए चलना है, लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो भाई गुडविल मेंटेन करके रखनी पड़ती है, यानी कि अपना करैक्टर साफ रखना पड़ता है। तो इसलिए हम तो पैसा टाइम पे ही देंगे हमेशा, तभी हमारे पे लोग ट्रस्ट करेंगे और हमारा सामान खरीदेंगे लोग। ठीक है, तो इसलिए क्या है भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यानी कि हमने किसी का पैसा देना है तो हम पे लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होएगा। ठीक है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि हमने क्या किया? इनकम अर्न कर लिया, हमने काम करके दे दिया, अब फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा। फ्यूचर में हमें पैसा मिलेगा तो हमारे लिए एसेट है, यानी कि हमें फ़ायदा होगा। ठीक है, हमने अपनी तरफ से काम करके दे दिया, अब मुझे पैसा मिलना है बस। ठीक है, फिर लास्ट आता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने किसी ने हमें एडवांस में पैसा दे दिया तो हमारे लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। क्यों लाइबिलिटी है? क्योंकि अगर हमने किसी से एडवांस में पैसा उठाया हुआ है तो हमें काम करके देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे यहाँ पे ऐसे साई चलती है ना, साई होता है कि एडवांस में पैसा दे देना, बुकिंग करना है जैसे बोलते हैं हम। तो जैसे मान लो अगर किसी ने 10 तारीख की बुकिंग कर ली आपसे कि भाई 10 तारीख को आपने हमारा ये काम करवाना है, हमने बोला ठीक है करवा देंगे, एडवांस पैसे दे दो, उसने हमें एडवांस पैसा दे दिया। क्या हम 10 तारीख को कहीं और जा सकते हैं? भाई नहीं जा सकते, हम बंद गए। हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 तारीख को उस बंदे का काम करना है, तो इसलिए ये हमारे पे क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि हमने पैसा एडवांस में लिया हुआ है, हमें वो काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एसेट्स हैं और 2 लाइबिलिटीज़ हैं। ठीक, अब इन सब की एक एक एग्जांपल लेते हैं, तब उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रीपेड एक्सपेंसेस की एक बात कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं जैसे यहाँ पे लेता हूँ रेंट, रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, तो हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया 1000 रुपया। डन। तो इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूँगा? इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, देखो रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है और एडवांस में पे किया हुआ है तो वही प्रीपेड एक्सपेंस बन गया, यानी कि एसेट बन गया। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? प्रीपेड रेंट टू रेंट, इस तरीके से इसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, प्रीपेड रेंट टू रेंट। डन, कि भाई मैंने एडवांस में रेंट पे करा हुआ है, कितना? 1000 रुपये पे किया हुआ है, एडवांस है तो प्रीपेड रेंट टू रेंट कर देंगे। ठीक है, यानी कि जो भी होगा, इसको प्रीपेड होगा तो प्रीपेड करेंगे और आउटस्टैंडिंग होगा तो आउटस्टैंडिंग करेंगे, टू रेलिवेंट जो भी एक्सपेंस होगा। रेलिवेंट एक्सपेंस यहाँ पे रेंट था तो रेंट किया हमने। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके बाद और क्लियर हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, क्या होता है, इससे पहले भी एक एंट्री बनती है, तो मैं एक पहले ना पूरा कंप्लीट एक सिनेरियो बना देता हूँ, कंपाउंड एंट्री बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ रेंट पेड 10,000। ठीक है, आउट ऑफ इट 2000 इज एडवांस या प्रीपेड। ठीक है, तो भाई मैंने 10,000 का रेंट पे करा हुआ है
जिसमें से 2000 क्या है, एडवांस है। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है मेरे को, देखो टोटल 10,000 है, जिसमें से एक्चुअली हमारा रेंट कितना है, 8,000 का, और 2,000 का मेरा कितना है, एडवांस वाला जो प्रीपेड है। ठीक है, रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट। क्लियर है, कितना मेरा 8,000 का रेंट है, और प्रीपेड करा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा प्रीपेड रेंट डेबिट। प्रीपेड कितना है मेरा, 2,000 टू रेंट टू कैश, कैश करना था मेरे को यहाँ पे, टू कैश अकाउंट 10,000। ठीक है, ये इस तरीके से कंपाउंड में इस तरीके से बनेगा ये। ठीक है, यहाँ पे सिनेरियो क्या है हमारा कि हमने टोटल 10,000 पे किया था, जिसमें से 2,000 एडवांस था। ठीक है, तो हमने इस तरीके से कर दिया, रेंट प्रीपेड रेंट टू कैश। ठीक है, प्रीपेड रेंट डेबिट क्यों किया है, क्योंकि ये हमारे लिए एसेट है, मॉडर्न अप्रोच लगा रहे हैं हम। ठीक है, और ये इस पे हम ट्रेडिशनल लगा रहे हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला, और कैश हमसे जा रहा है तो वही क्रेडिट पर हम इसको कर रहे हैं। डन। यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि यहाँ पे ये क्या होता है कि एक एक्सटेंडेड पहले से इसकी अगर हमने एक एंट्री बना दी हुई है, जैसे कि हमने रेंट पे किया तो हमने 10,000 ही रेंट कर दिया, जैसे रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश। फिर उसके बाद हमें पता चला कि भाई इसमें से 2,000 प्रीपेड था, तो हमने 1,000 प्रीपेड था, तो हमने ये एंट्री बनानी है। ठीक है, तो यानी कि अगर आपको इस तरीके से दी होगी एंट्री तो आपने ये बनाना है, और अगर आपको इस तरीके से एंट्री बनाई होगी, इस तरीके से दी होगी, तो आपने इस तरीके से बनाना है इसको, कंपाउंड एंट्री बना के। ठीक है, डन, क्लियर। इसके बाद से क्या होगा, हमारे पास सेकंड वाला केस आ जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हम देख लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं कोई सैलरी है हमने किसी की देनी। ठीक है, तो हमें बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरीज। ठीक है, कितनी है, 2,000 की आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे पहले हम देख लेंगे भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग को हमने क्या करना है, क्रेडिट करना है, तो डेबिट में क्या आ जाएगा हमारे पास, सैलरी आ जाएगा, क्योंकि रेलिवेंट चीज़ को हमने अपोजिट में रखना है। तो सैलरीज टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, डन। तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो सैलरीज कितनी आ गई हमारे पास, 2,000 की। ठीक है, यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 की। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल के लिए आप ना इस चीज़ को मत याद करना, आप ये वाली याद करो, इस चीज़ को रेलिवेंट वाला और इस चीज़ को रेलिवेंट वाला, फिर ये क्वेश्चन में अप्लाई करके दिखाएंगे हम। ठीक है, फिर थर्ड वाली हमारे पास क्या होगी, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव। ठीक है, यानी कि एक्रूड इनकम पहले से हमें मिल गई। ठीक है, जैसे इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं लिखूँ इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव, यानी कि हमें इंटरेस्ट तो बन गया हुआ है हमारा, बट मिला नहीं अभी तक, कितना, 5,000। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, देखो भाई यहाँ पे इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट रिसीव्ड हमारे लिए एसेट है ना, तो मैं इसको एक्रूड इंटरेस्ट लिखूंगा। ठीक है, एक्रूड इनकम है ना, डेबिट में आनी चाहिए, तो मैं इसको एक्रूड इंटरेस्ट लिखूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट है ना यहाँ पे, मैं लिखूंगा एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, बात इंटरेस्ट की चल रही है तो इंटरेस्ट आ जाएगा। डन, 5,000 5,000, क्लियर। फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, इनकम अर्नड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसको मिलते हैं अनअर्नड इनकम भी बोलते हैं इसको। अनअर्नड इनकम का मतलब क्या है कि जो इनकम हमने अभी कमाई नहीं है, एडवांस में पैसा मिल चुका है। ठीक है, तो भाई ये हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है। लाइबिलिटीज़ है मतलब क्यों, क्योंकि भाई पैसा हमने मतलब उसका काम करके देना है, अभी पैसा तो मिल गया बट काम करके देना है अभी। ठीक है, तो भाई जैसे मैं बोलूँ हमें कोई एडवांस में पैसा मिल गया। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ एडवांस कमीशन रिसीट। ठीक है, एडवांस में मेरे को कमीशन मिल गई, कितनी मिल गई मेरे को, 4,000 रुपये एडवांस में कमीशन मिल गई। ठीक है, अब मुझे पता है ये एडवांस कमीशन जो है ये अनअर्नड कमीशन है, अनअर्नड कमीशन है, और ये मेरे लिए क्या है, लाइबिलिटी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, इसको मेरे को लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कमीशन
अकाउंट डेबिट टू, या तो एडवांस कमीशन रिसीट लिख लूँ या अनअर्नड कमीशन लिख लूँ, ठीक है, अपनी मर्जी जैसे भी लिखना होगा लिख लेना। डन। कितनी है? 4000 और 4000। इस तरीके से हमारी एडजस्टमेंट एंट्रीज है, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री का अभी बेस है। तो इसके बाद से जब प्रैक्टिस करेंगे तब मैं प्रैक्टिस में आपको इसको और अच्छे से करवा दूंगा कि कैसे इसकी एंट्री बनेगी, ठीक है। अब करना क्या है कि आपको पहले ये लिखना है, इसकी समझ होनी चाहिए, उसके बाद से आप उसको आगे फ्रेम करोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे लगता है काफ़ी है, आज आधे घंटे की क्लास बन रही है हमारी, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह होंगे तो वो आप मेरे को पूछ लेना, कमेंट्स में बता देना। बाकी टेलीग्राम पे जाके वहाँ पे अपनी पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है। पीडीएफ वही है हमारे पास, उसमें सारी टाइप्स ऑफ एंट्रीज़ हैं, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी वो पीडीएफ है। इसके बाद से अब नेक्स्ट क्लास में मैं एक ना आपको प्रैक्टिस करवा दूँगा। प्रैक्टिस करवाने के बाद से आप कॉपी पेन लेके पहले ही बैठ जाना, जब वो वीडियो स्टार्ट होएगी तो कॉपी पेन लेके मैं बोलते जाऊंगा, एंट्रीज़ को बताते जाऊंगा कि इस एंट्री की ये एंट्री बनेगी, जैसे इस तरीके से बता दूंगा, एक्रूड इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट, तो आप इसको लिख लेना ऐसे करके, ठीक है। जैसे मैं अगर कोई भी बोलूँगा कमीशन अकाउंट डेबिट टू अनअर्नड कमीशन, तो आप उसको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है, फ्रेम में, फिर बाद में जाके क्रॉस चेक कर लेना, वहाँ पर भी कोई डाउट होगा वो भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसके बाद से मैं एक MCQ की आपके लिए क्लास लेके आ जाऊँगा, जिसमें हम सारी जर्नल से रिलेटेड जितने भी MCQs होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो जब जर्नल हमारा तैयार हो जाएगा पूरा ही, तो 2 क्लासेस और देंगे हम जर्नल की, ठीक है। एक में हमने वही जो हमारा प्रैक्टिस का और एक में MCQ, ठीक है। ये 2 जर्नल की क्लासेस हैं। उसके बाद से मैं लेजर स्टार्ट करूँगा, फिर मैं ट्रायल बैलेंस करा दूँगा, ठीक है। लेजर और ट्रायल बैलेंस की एक क्लास लगाऊंगा मैं, एक क्लास लेजर की, एक क्लास ट्रायल बैलेंस की। इसके बाद से हम इसके MCQ करेंगे, फिर मैं फाइनल अकाउंट की तरफ चल जाऊँगा। इतना सा अगर आपने क्लासेस कर ली हुई हैं तो आगे आपको बहुत ईजी लगेगा, मज़ा आएगा पढ़ने में, बस बेस होना चाहिए। अब वो बेस बन गया, फाउंडेशन बन गई, तो फाउंडेशन के बाद से आप ऊपर जितना मर्जी मकान बनाते जाओ, ठीक है। तो काफ़ी इतना, ठीक है। थैंक यू सो मच। बाकी आगे देख लेना आप, लाइक कमेंट जो भी करना होगा।